बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट के चैप्टर्स देख रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कल हमने आगाज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमने बात की थी कि हम दो अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। वन इज़ कॉल्ड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और सेकंड इज़ कॉल्ड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। ठीक है, इसमें कहाँ से पैसे आएंगे और इस फंड में कहाँ से पैसे आएंगे, ये बात हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और कस्टोडियन कौन होगा इन दोनों फंड का, ये बात भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर हमने कहा जी वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से किए जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से हम इन इदारों को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनके लिखा हुआ है कि यहाँ कौन से पैसे इन पर खर्च होंगे, कहाँ से पैसे खर्च होंगे। तो ये सारी बात हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से हो रहे होंगे। ऐसे ही था जी। फिर हम आगे चलते हैं आज एनुअल बजट स्टेटमेंट, आर्टिकल्स 80। In each financial year, federal government shall lay before National Assembly a statement of estimated receipt and expenditure of the government, कि गवर्नमेंट के इस साल में हर साल जो एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि बजटेड होगा, बजटेड का मतलब ही यही है कि जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं चीज़ें, हम अपनी एक्सपेक्टेड रिसीट्स यानी उस साल में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे और कितनी पेमेंट होंगे, कितने एक्सपेंडिचर होंगे, ये बजट हम बनाकर एक नेशनल असेंबली के सामने रखेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। ये आर्टिकल्स 80 हमें बता रहा है। एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। एनुअल बजट में हमने क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, क्या क्या डिटेल देनी ज़रूरी हैं एज पर आईन पाकिस्तान। नंबर 1, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कितने पैसे चाहिए होंगे, इसका मतलब है वो वाले खर्चे सारे बताने पड़ेंगे जो पिछले हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, जो भी हमने पढ़ा है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कौन कौन से खर्चे होंगे, इसका मतलब है उनकी डिटेल बतानी पड़ेगी कि अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंसेस, वो वाले खर्चे मीट करने के लिए हमें कितने पैसे दरकार हैं एनुअल फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। एक तो वो जो रिटर्न है और एक आखिरी आ रहा था कि जो और कोई प्रपोज हो उसकी डिटेल बता दीजिए। शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है ना, रेवेन्यू वही अकाउंटेंट वाली डेफिनेशन। प्रोसीजर फॉर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ये जब हम देखते हैं असेंबली में बजट पेश हो रहा है जी, बजट पास हुआ, बजट पास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी डिस्कस्ड इन नेशनल असेंबली। ये डिस्कस का मतलब क्या है, लोग अपनी राय देंगे इसके ऊपर, उन्हें बताया जाएगा, मेंबर हैं उसके ऊपर कोई वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे लिखा अ वोटिंग विल नॉट बी, लेकिन इनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्कशन करेंगे हम कि ये है, ठीक है, गलत है, क्या है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने कहा है वही अप्रूव हो जाएगा। वोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इस वाली क्लासेस को हमें मेजॉरिटी से अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी नेशनल असेंबली के अंदर, क्योंकि ये आईनी इदारे हैं, इनकी जो बजट्स हैं उनको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट। रेजिंग ग्रांट का मतलब होता है, जब हम कहते हैं ना फॉर रेजिंग ग्रांट, इसका मतलब होता है यहाँ फंड अप्रूव हो जाए। ठीक है ना, द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू डिमांड। बजट में जो बजट रखा गया है कि यहाँ हमें ये वाला काम करना है, इसके लिए इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं, अब असेंबली का इख्तियार है कि वो इसको अप्रूव कर दे, मे और मे नॉट एग्री। लेकिन ये जो ऊपर वाले खर्चे थे उसके ऊपर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का ये इख्तियार नहीं है, बल्कि उन्हें बताया जा रहा है सिर्फ। ठीक है ना, उन्हें बताया जा रहा है डिस्कशन कर लें, लेकिन इसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, ये एज इट इज अप्रूव ही रहेंगे। इट मे आल्सो रिड्यूस द डिमांड। मतलब किसी जगह 20 अरब रुपया रखा गया है तो बजट में पता चला नहीं 20 अरब नहीं जी 16 अरब रुपीज जो है ना वो अप्रूव हुए हैं, बिल्कुल हो सकता है।
जाहिर है अगर वोटिंग से कोई काम होना है तो वो यही होगा। डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब कहते हैं बजट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पेश करती है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर वो अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई डिमांड रेज अपोजिशन नहीं कर सकती कि यहां इतने पैसे लगाए जाएं। भाई आप तो अपोजिशन में है इस वक्त, तो गवर्नमेंट तो हुकूमत तो जिनकी है वो लोग सारा करेंगे, इसीलिए लिखा द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इसको लेकर चलेगी। अच्छा, ये एरिया भी इसका इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, जब हम एंड में देखेंगे तो वहां हमें समझ आएगा कि ये एरिया भी इंपॉर्टेंट वाला एरिया। तो अगर फिर देख लें एनुअल बजट से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3 पॉइंट क्या हैं जी। जो पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से खर्च हो रहे होंगे वो नेशनल असेंबली में बताए जाएंगे, पेश किए जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर वोटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्कशन पर्पसेस के लिए ये आए हैं, वोटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं उसको वो जो भी होंगे वो उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, उसके ऊपर अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है। मेंबर में अप्रूव और में नॉट अप्रूव, इंक्रीज भी की जा सकती है, डिक्रीज भी की जा सकती है, जो भी है। और तीसरी बात आ गई कि कोई भी डिमांड जो है वो कहां से आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट पहले बजट प्रिपेयर करती है और फिर उसको नेशनल असेंबली में लेकर आते हैं। बजट पहले सारा साल, बजट आजकल से बनना शुरू हो गया, जो जून में बजट आएगा वो उसके ऊपर टेक्निकल वर्किंग सारी इस वक्त हो रही हैं। ये बजट बनेगा, फिर फेडरल जो कैबिनेट होगी, आप जब जाहिर है आपने पढ़ा है तो अब आपको चीज़ें समझ आया करेंगी। जिस दिन बजट पेश होगा नेशनल असेंबली में, कोई ये 7, 8, 10 जून के आसपास पेश हो रहा होता है, तो आप देखेंगे उस दिन की न्यूज़ में आ रहा होगा आज फेडरल कैबिनेट ने बजट की अप्रूवल दे दी है। क्या अप्रूवल दे दी है कि ये हम डिमांड करना चाहते हैं और ये अब हम असेंबली में ले जाते हैं। द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर। प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली। ग्रांट अब हम किसे कह रहे हैं, जो चीजें अप्रूव हो गई हैं नेशनल असेंबली में, फंड में जो कुछ हो गया है, वही अंडर आर्टिकल 82। ये जो पीछे हम ये पढ़ कर आए हैं, यहां जो चीजें अप्रूव हुई हैं उसका अब इससे आगे क्या प्रोसीजर चला। द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग द ग्रांट मेड बाय नेशनल असेंबली, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसिस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, it shall not exceed the amount mentioned in the statement previously laid before national assembly। यानी जो नेशनल असेंबली पास करेगी ऑब्वियसली वही शेड्यूल में डाला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसको इंक्रीज खुद से नहीं कर सकता, वरना तो नेशनल असेंबली से अप्रूवल लेने का फिर कोई फायदा नहीं हुआ। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल एज अबव शैल बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन और वोट। ये शेड्यूल बना, इससे पहले डिस्कशन हो गई थी, फिर ये शेड्यूल बना, ये दोबारा असेंबली में आया, लेकिन अब ये डिस्कशन के लिए नहीं आया बल्कि ये देखने के लिए आया जो कुछ हमने डिस्कस किया था ये उसके मुताबिक ही है ना सारी चीजें। अगरचे ये ठीक नहीं है बात, लेकिन बहरहाल मैं ऐसे आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट लेने के लिए, जैसे जब हम सी लॉ में कंपनी के सिनेरियोज पढ़ रहे होते हैं और हम कहते हैं जी जो मिनट्स हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में आकर अप्रूव किए जाते हैं। अप्रूव का क्या मतलब है कि यार वाकई यही वाले जो लिखे हैं मिनट्स पिछली मीटिंग में हमने यही काम किए थे, तो इसका स्टेटस ऑलमोस्ट वैसा सही है। एन एक्सपेंस फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड शैल बी कंसिडर्ड एज ऑथराइज्ड व्हेन द अबव प्रोसीजर इज फॉलोड। ठीक है ना। अब कंसोलिडेटेड फंड से अगर हमने पैसे निकालने हैं तो कैसे पता चला, वो जो हमने कहा था कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे कैसे निकलते हैं, हमने कहा था अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट निकलते हैं। तो वो पार्लियामेंट की अथॉरिटी कैसे एम्फेसाइज हुई है, वो कहता है ये सारे प्रोसीजर जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब है हमने पार्लियामेंट के एक्ट से अथॉरिटी, अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अब हम पैसे निकाल रहे हैं। क्लियर होगी बात जी। फिर देख ले, बजट अप्रूव हो गया आर्टिकल 82 में, ठीक है ना, आर्टिकल 82 में बजट अप्रूव हो गया। आर्टिकल 80 ने बताया था कि बजट की रिक्वायरमेंट है, आप बजट पेश करेंगे,
ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें बताएंगे ये बता दिया। 82 ने बताया कि यार बजट कैसे अप्रूव होगा असेंबली में, कौन सी चीज अप्रूव करवानी है, कौन सी चीज अप्रूव नहीं करवानी। फिर आगे पता चला कि अप्रूवल के बाद क्या होगा। पता चला जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या बनाएगा, एक स्केड्यूल साइन करेगा जो वही होगा, ठीक है, इसके अंदर वो सारी बातें लिखी जाएंगी, कोई चीज एक्सीड नहीं की जाएगी, ये फिर दोबारा असेंबली में पेश होगा। लेकिन इस दफा ये वोटिंग के लिए पेश नहीं हो रहा, ठीक है ना, डिस्कशन के लिए पेश नहीं हो रहा, जस्ट नोटिफाई करने के लिए। इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन और वोट, डिस्कशन भी नहीं अब होगी, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर ये सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया है, अब आप फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं ग्रांट को। और अब जब आप यूज कर रहे हैं तो अब हम कह रहे हैं कि ये कैसे ग्रांट इस्तेमाल हो रही है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट हो रही है। क्लियर हो गई बात जी, हो जाएगा याद ये, ओके जी। इसके बाद एक और इसके ऊपर फिर लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमेटी। अगर ये फाइनेंस कमेटी आगे फाइनेंस कमीशन के साथ जाकर लिंक होगी तो सवाल कमीशन से आता है। The expenditure of National Assembly and Senate shall be controlled by National Assembly and Senate, acting on the advice of Finance Committee. एक कमेटी बना देंगे, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली के जो खर्चे हैं और जो सेनेट के खर्चे हैं, इनको मॉनिटर कौन किया करेगा, एक कमेटी बना देंगे जिसका नाम क्या रख दिया हमने, फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन। इसका मतलब है क्या मुराद हुआ, अगर नेशनल असेंबली से ले लिया तो उस बंदे का नाम स्पीकर होगा, और अगर सेनेट से ले लिया तो उसका नाम चेयरमैन होगा। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली और सेनेट। इसका मतलब है नेशनल असेंबली और सेनेट खुद ही अपने कुछ लोगों को सिलेक्ट करके इसके अंदर ले आएंगे, और एक या स्पीकर साहब इसको हेड कर लेंगे या उधर से चेयरमैन साहब इसको हेड कर लेंगे, और ऐसे ये निज़ाम चल रहा होगा। द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर। जी जाहिर है कोई आगे ये रूल्स रेगुलेशन एंड इसमें लिखा हुआ होगा ना कि कितने बंदे इधर से आएंगे, कितने इधर से आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। अक्सर बल्कि इसको हेड जो है, इन कमेटीज को अक्सर हेड अपोजिशन ही कर रही होती है, ठीक है ना। ये वो हमारा थोड़ा सा वो एक जाहिर है गवर्नमेंट और उसको एक जरा सही तरीके से लेकर चलने के लिए। अच्छा जी, ये चंद बातें थी, फिर दोबारा से रिवाइज कर लें कि हमारे पास क्या बात शुरू हुई चैप्टर 2 में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सी है आई सबसे पहले, क्या बात शुरू हुई जी कि पैसे कहाँ पड़े हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा जी 2 अकाउंट बना लिया करेंगे, एक का नाम रख देंगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और दूसरे का नाम रख देंगे जी पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। ठीक हो गई बात। इसमें कहां से पैसे आएंगे, उसमें कहां से पैसे आएंगे, ये बात आपने रटा लगा ली है, ऐसे ही है, समझ भी आ गई है। फिर क्या हुआ जी, अब कौन से एक्सपेंसेस हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होने हैं, वो एक लिस्ट आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ गया जी एनुअल बजट पेश होगा, एनुअल बजट में क्या क्या चीजें पेश करनी है, किस किस चीज का बजट बनाना है, ये बात हमें यहां पता चल गई। बजट जब पेश होगा तो कैसे चलेगा, असेंबली में क्या होगा, बजट जब असेंबली से अप्रूव हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ठीक होगी ना बात। ये सारी चीजें छोटी छोटी सी बातें हैं, इसे बस इसी तरह से लाइट से मूड में आपने याद कर लेना है इसको, ठीक है ना। इसमें बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च रिक्वायर्ड नहीं है, तो लिख इसीलिए तो कह रहा हूं बस इतने एक लाइट से मूड में ले लेना है, रिसर्च पेपर तैयार करने की कोशिश नहीं करनी जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि बजट का कैसे हुआ, बजट अप्रूव हो गया, ये सारा प्रोसेस हमें फाइनेंस कमेटी तक हम पहुंच गए। इसके बाद अगली बात डिस्कस होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, कि जो फेडरेशन पैसा इकट्ठा कर रही है, पैसा आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अब आ गई एक अहम तरीन बात, नेशनल फाइनेंस कमीशन। अब आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, एक फाइनेंस कमेटी थी और एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसको जरा अलग अलग जहन में रखना है।
नेशनल फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, हु मे बी मेंबर ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये हम एक कमेटी बनाते हैं, कमीशन इसका नाम रख दिया हमने। एक कमेटी बनाते हैं जो ये डिसाइड करती है कि फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगी। ठीक है, पहली बात, प्रेसिडेंट शैल में नहीं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट शैल एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल फाइनेंस कमीशन। सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कम से कम 5 साल में एक मरतबा नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाया करेंगे, एक कमेटी बनाया करेंगी जो कि कंसिस्ट होगी, जिसमें कौन लोग शामिल होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर 1 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इसके अंदर शामिल होगा। नंबर 2 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर जो भी उस वक्त होगा, और प्रोविंसेस के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो लोग होंगे। सच पर्सन एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ प्रोविंस। आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा कि जो गवर्नर्स हैं ये किसके नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट के, और जो वज़राए आला है वो किसके नुमाइंदे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और वज़राए आला भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, तो ये उसके अंडर हैं। और ये जैसा बेचारा प्रेसिडेंट है वैसे ये हैं, सेरेमोनियल टाइप की पोस्ट हैं। अब ये इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, प्रीवियसली हुआ करता था, लेकिन बहरहाल ये विफाक की अलामत समझे जा रहे होते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट ये विफाक की अलामत समझे जा रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, गवर्नर से मशवरा करेगा कि यार बताएं इस कमेटी में किसी और को भी शामिल करना चाहिए, तो वो जो रिकमेंड कर देंगे गवर्नर, हो सकता है वहां से भी कोई हम एक दो दो मेंबर ले ले, ये एक कमेटी बन गई। कौन कौन आ गया इस कमेटी में, फाइनेंस, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो आईने पाकिस्तान में ही लिखा हुआ है ना, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ गया, गवर्नर की मशवरे से प्रेसिडेंट अगर किसी और को शामिल करना चाहे, बाद दफा हम क्या करते हैं, वज़राए आला को भी बीच में ले लेते हैं, वट एवर जो भी मशवरा हो जाए उस वक्त। ये कुछ लोग मिल गए हैं, इन्होंने डिसाइड करने हैं कुछ मामलात। कौन से मामलात डिसाइड करने हैं, ड्यूटीज ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या है। नंबर 1, it shall be the duty of National Finance Commission to make recommendation to the president। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी ये कमेटी, ठीक है, क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। ठीक है, भले ये आगे से काट दें, आप याद करने के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है। जो गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने टैक्स इकट्ठा किया है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस ना कमेटी में बहस कैसे हो रही होगी भला, जाहिर है कोई बेसिस डिफाइन करने हमने, आपने जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आजकल, तो आपने वहाँ अपोर्शनमेंट और एलोकेशन और इस तरह की चीज़ें कुछ थोड़ी सी आपकी नज़र से अब गुजरी हैं। अब हो क्या रहा होगा, ये जो लोग गए हुए हैं, जो पंजाब का मिनिस्टर गया होगा ना, वो भला क्या कह रहा होगा उस कमेटी में बैठ के, वो कह रहा है यार आबादी की रेशो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमें। जो बलूचिस्तान से आया होगा वो क्या कह रहा होगा, वो कहता होगा नहीं भाई आबादी का क्या ताल्लुक है, एरिया से करें इसको। जो सिंध वाला आया होगा, जहां से ज्यादा पैसे आ रहे हो, क्योंकि पोर्ट हमारी वहां पर है, ठीक है ना, पोर्ट हमारी वहां पर है। अब ये बहस हो रही होगी अंदर, वो कह रहा यार जैसे मर्जी कर लो, कोचा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये इन्होंने डिसाइड करना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, इसी पर बहस हो रही होगी, ठीक है ना। नंबर 2, मेकिंग ऑफ ग्रांट्स इन बाय फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो पैसे देगी, ग्रांट्स देगी, एक तो आ गया ऊपर से रेवेन्यू का शेयर, फिर कुछ ग्रांट्स जो बाकी दिए उनकी बुनियाद क्या होगी। अब फिर हर प्रोविंस अपनी अपनी बात कर रहा होगा।
द एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द बोरिंग पावर, लोन लेने की पावर। फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से लोन ले सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन कौन से लोन ले सकती है। कब फेडरल गवर्नमेंट लोन लेगी, किस मकसद के लिए, और किस मकसद के लिए प्रोविंस भी लोन ले सकेगा, और क्या ये लोन ये लोकली ले सकेगा या इंटरनेशनली भी ले सकेगा। और फिर इख्तियार दिया जाएगा कि अच्छा जनाब आप ये काम है ये आप खुद कर लें। तो अब जो प्रोविंस करना चाहेगा वो प्रोविंस बेटर परफॉर्म कर लेगा, जो नहीं करना चाहेगा वो शायद बैठा रह जाएगा। अच्छा जी, एनी अदर फाइनेंशियल मैटर, ठीक है, जो भी होगा, अगर कोई और एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट को लगे यार इस मसले पे भी ना इख्तलाफ पैदा हो जाना है, ये कल को लड़ाई बन जानी हो, कहते यार इसको ना उठा के फाइनेंस कमीशन में भेज दें, नेशनल फाइनेंस कमीशन में भेज दें, दे शुड डिसाइड कि यार क्या करें इसके ऊपर। जी, ग्रांट देने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट देनी है ना, फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट देनी है किसी प्रोविंस को, क्या बेसिस होंगी। जिधर फेडरल गवर्नमेंट को लगे कि यार हमें यहाँ काम ज़्यादा करना है, सारे पैसे वहाँ लगा दे, या कोई इसको बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे। अब फिर घबराना नहीं आपने, ये नवाज वो इमरान खान वाला नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप कानून पढ़ रहे हो तो एक बात को याद रखना है, आपने जो कमरे से बाहर हो रहा है वो नहीं सोचना, क्योंकि हमारे मुल्क में कमरे से बाहर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा होता ना अनफॉर्चुनेट, इसीलिए हम लॉ पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो एक बात है कि जी पंजाब ज़्यादा डेवलप हो गया और बाकी डेवलप नहीं हुए, ये अक्सर ये बात कही जाती है ना, बलूचिस्तान वाले कहते हैं जी हमारा पैसा खा गया पंजाब, समथिंग लाइक दिस। ये उसके सॉल्यूशंस हैं। अब ये अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये एक अलग बात है, आइन क्या कह रहा है ये हम वो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर हमने प्रोविंसेस को ग्रांट्स देनी है तो इसका भी फैसला इस कमेटी में ही हो रहा है जिस कमेटी में हर प्रोविंस के बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बावजूद ये असल में कौमी सालमियत की सबसे बड़ी कमेटी यही है, फेडरेशन का यूनिट बरकरार रखने की सबसे बड़ी फोर्स यही है। इसी इख्तलाफ से खुदा ना खास्ता मामला गड़बड़ होता है, इसीलिए हमने इसके अंदर और एक बहुत मुहतात काम किया हुआ। जरा देखिए एक और बात यहां पे आपको नजर आएगी, जी जनाब, टैक्सेस टू इन पैराग्राफ 1-2 अंडर रेज बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट आर एज फॉलो। अच्छा नहीं यार एक लाइन और आनी चाहिए थी शायद, अच्छा आगे आ रही तो कोई बात नहीं। अच्छा वो कह रहे हैं जी फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है। हमने कहा था ना कि टैक्सेस अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लगते हैं, तो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है। वो कहता है जी टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स बट नॉट इंक्लूड टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ remuneration paid out of federal consolidated fund। जिन लोगों को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाहें मिल रही हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, बाकी सब लोगों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, अब जरा तवज्जो करें, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, आमतौर पर आप देखें जहां भी गुड्स लिखा होता था वहां आगे सर्विसेज लिखा होता था, यहां सर्विसेज नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है सेल परचेज की गुड्स पर अगर आपने कोई टैक्स लगाना है तो फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन अगर सर्विसेज पर लगाना है तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये प्रोविंसेस लगाएंगे। इसीलिए सेल टैक्स, जो गुड्स का सेल टैक्स है वो फेडरेशन का टैक्स जाता है और जो सर्विसेज का सेल टैक्स है वो प्रोविंसेस को जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, सच ड्यूटीज, सच अदर टैक्सेस, बस इसमें यही एक बात समझने वाली थी कि जो गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा वो फेडरेशन लगाएगी और जो सर्विसेज के ऊपर लगेगा वो लोकल मतलब प्रोविंसेस लगाएंगे। क्योंकि हमने डिसाइड करना है ना कौन कौन से रेवेन्यू फेडरेशन के पास डायरेक्ट जाया करेंगे। अच्छा फेडरेशन के पास जाने के बाद भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है फिर प्रोविंसेस के दरमियान में, लेकिन जो प्रोविंस डायरेक्ट अपना रेवेन्यू कमाएंगे वो डायरेक्ट प्रोविंस के पास रिटेन रहेगा। ठीक होगी बात जी।
अच्छा, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ी थी, ये जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, ये सब कुछ हमने फेडरल 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 करके पढ़ा है। जहाँ लफ्ज़ फेडरल लिखा हुआ है ना, वहाँ प्रोविंशियल लिख देंगे तो दोबारा किताब में सारी बातें दोबारा लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ नहीं पढ़ाई आपको। जरा वापस चलें बुक पर। हमने किया था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, तो पंजाब में क्या हो रहा होगा? प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। जहां फेडरल लिखा हुआ है बस वहां प्रोविंशियल आ जाएगा, सारा रेप्लिकेट हुआ है ये प्रोसीजर, ठीक है ना? वो सब कुछ उसी तरह ही, सब कुछ उसी तरह ही है, ठीक है ना? 100% उसी तरह ही है। अच्छा जी, द शेयर ऑफ द प्रोविजन इन ईच अवार्ड, ये मैं वो लाइन ढूंढ रहा था। द शेयर of the province in each award of National Finance Commission shall not less than share in the previous award. क्या मतलब? नेशनल फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक दफा काम जरूर करना है इसने। अब ये बताएगा जी पंजाब को कितने पैसे मिलेंगे, सिंध को कितने मिलेंगे, ये कितने। वो कह रहा है अगर आपने इस कमेटी ने कोई चेंज की है ना, तो किसी भी प्रोविंस का शेयर इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी शेयरिंग में चेंज आएगी तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि हर प्रोविंस को कम से कम उतना शेयर जरूर मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है फेडरेशन अपना कोई शेयर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी तो करेगी, वरना क्या होता, अगर इस कोई ख़ास तरह की गवर्नमेंट आ जाती तो वो अपने दौर में नेशनल फाइनेंस कमीशन को एक ख़ास तरह पर डिज़ाइन करके एक ख़ास प्रोविंस को ज़्यादा बेनिफिट दे देती, इसलिए ये प्रोविज़न भी लिखी हुई है। द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर शैल monitor the implementation of the award biannually and lay their report before the both house, यानी पार्लियामेंट और उसमें। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा ये कमेटी बन गई और बस ख़त्म हो गई, नहीं, बाई एनुअली इसको देखेंगे भी कि सारा काम इसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। बिकॉज फाइनेंस सबसे बड़ा इशू है, अगर आप खुदा ना खास्ता ये काम ठीक नहीं करेंगे फिर तो फेडरेशन को कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। प्रोविंसेस में लगेगा हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये हो गया, ये हो गया। अब हम एज अ पॉलिटिकल नारे तो लगा देते हैं कोई भी, लेकिन लॉ कैसे चल रहा है वो आपको नजर आ रहा है कि कंट्रोल्ड तरीके से चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, द प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई द शेयर ऑफ टैक्सेस रिसीव्ड विच इज टू बी एलोकेटेड ऑन ईच प्रोविंस। क्योंकि ये कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड कर देगी प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट उसको ऑर्डर करेगा। फिर दैट शेयर शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न। शेयर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। वो कहते हैं हम ये पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये पैसे जो प्रोविंसेस का शेयर है वो डायरेक्टली हम प्रोविंसेस को पे कर दिया करेंगे। द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज एंड प्रोविंशियल असेंबली। सबको, सबके सामने ये पेश कर दी जाएगी। Before any order regarding share of tax receipt, the president may make such amendment in the law। वही president के पास जिस तरह के इख्तियार हुआ करते हैं वो उसकी पावर्स का सिर्फ यहाँ जिक्र आ रहा है। अच्छा जी, 2 काम हो गए। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि पैसे रखे कहाँ जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे जी? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड। इन फंड्स को ऑपरेट कौन करेगा? अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑपरेट होंगे। इन फंड में कहां से पैसे आएंगे ये पढ़ लिया। एक फंड की डिटेल आई, दूसरे की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं आई। फेडरल कंसोलिडेट, अच्छा रिसीट दोनों की आई। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में पैसे कहां से आएंगे, दूसरे में कहां से आएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस हमने दूसरे के नहीं पढ़े, हमारे सिलेबस में नहीं है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कौन से एक्सपेंसेस होंगे ये आपने डिटेल में पढ़ लिया। फिर बजट का जिक्र आ गया, फिर नेशनल फाइनेंस कमेटी का जिक्र आ गया, कमीशन का जिक्र आ गया, फिर फेडरेशन और इनके दरमियान में पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को देखने के लिए आखिरी बात जो है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका भी डिसीजन लेना ज़रूरी है कि
जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ऑयल है, गैस है, कोई और इस तरह के मिनरल्स हैं, ये अगर किसी प्रोविंस से निकलते हैं तो उसका स्टेटस क्या होगा, ठीक है। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, द नेट प्रोसीड्स ऑफ, यानी रिसीट्स, जो पैसे मिलेंगे, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट वहां से क्या कलेक्ट करती है, फेडरल एक्साइज कलेक्ट करती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी और नेचुरल गैस चार्ज एट वेल हेड, जहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वेल हेड से मुराद वो जगह है। रॉयल्टी कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जो रॉयल्टी ली हमने, गवर्नमेंट ने रॉयल्टी ली वहां से, shall not form part of federal consolidated fund and shall be paid to the province where wellhead is located। हम सारी जिंदगी यही सुनते रहे कि जी फलां सुबह फलां के पैसे खा गया, गैस हमारी थी वो खा गए, फलां हो गया, ये सुनते रहे ना हम सारी, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये चल रही है। जिस प्रोविंस से गैस निकल रही है उससे रिलेटेड जितना रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू दो हेड में आ रहा है, एक उससे फेडरल एक्साइज ड्यूटी हम ले रहे हैं, दूसरा रॉयल्टी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सारे पैसे उसी रेलिवेंट सूबे को पे कर दिए जाते हैं, पे कर दिए जाएंगे, ये इवन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आएंगे, यहां डालकर सबको शेयर नहीं मिल रहा इसमें से। आपने उधर अकाउंटिंग में, मैंने इसलिए कॉस्ट कुछ ना एलोकेट हो जाते हैं कुछ चीजें, ठीक है ना, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझे तो डायरेक्टली एलोकेट हो गए, तो डायरेक्टली एलोकेट हो गया। कौन से पैसे, कौन किसके हेड के, गैस के हेड की बात होगी, ठीक होगी बात जी। जी बिल्कुल, जिसको अल्लाह ने दिए हैं रिसोर्सेज जहां के हैं, जाहिर है वही लेगा, तो वो भी लोग हमारे ही हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो अगर मुल्क सबका है तो वो सूबा भी तो सबका है। तुम क्या चाह रहे हो, मैं मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाऊं, इतना तो बच्चा नहीं हुआ है। अच्छा जी, द नेट प्रोसीड ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल, पहले गैस की बात हो गई, अब ऑयल की बात हो रही है। चार्ज एट वेल हेड शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड शैल बी पेड टू द प्रोविंस वेयर वेल हेड इज। इसका मतलब यह हुआ, इन दोनों बातों की आसान उर्दू ये हुई कि जिस सूबे से, जिस जगह से गैस निकलेगी, इससे रिलेटेड सारा रेवेन्यू उस प्रोविंस का, अगर किसी प्रोविंस से ऑयल निकलेगा तो सारा रेवेन्यू उस रेलिवेंट प्रोविंस का डायरेक्ट एलोकेट कर देंगे, इसको हम अपोर्शन नहीं करेंगे। द नेट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बल्क जनरेशन ऑफ पावर एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन शैल बी पेड टू द प्रोविंस। जिस प्रोविंस में कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे डैम के जरिए, ठीक है ना, उसी को सारे पैसे चले जाएंगे उससे रिलेटेड। बात क्लियर होगी जी। गैस के रिसोर्सेज जिस सूबे में होंगे सारा कुछ उसको चला जाएगा, ऑयल से रिलेटेड जिस प्रोविंस में होंगे सब कुछ उसको चला जाएगा। पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर की बात हो रही है, जहां से होगी, जिस प्रोविंस में होगी, जहां डैम बनेगा वहां चले जाएगा, डायरेक्ट एलोकेट हो जाएंगे। जी वो चला गया, साकिब साहब के साथ ही चला गया वो, ठीक है ना जी। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी, छोटी सी बात आ गई, प्रोविंशियल, खत्म हो गया ये चैप्टर हमारा जी। नहीं, बात तो मैंने करा दी आज, सारा याद हो नहीं गया यार, ऐसे तो दिल ही तोड़ दिया तुमने, तो मैं सुबह का मेहनत कर रहा हूं। अच्छा जी, प्रोविंशियल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन। प्रोविंस किन जगहों पर टैक्स लगाता है, वो कहते हैं कि जी प्रोविंसेस की, वैसे अगर हम वैसे समझें, प्रोविंस का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो क्या है कि वो प्रोफेशंस पर टैक्स लगाए, प्रोफेशनल टैक्स के नाम से एक टैक्स लगता है, और सर्विसेज पर टैक्स लगाए, और उन चीजों पर टैक्स लगाए जो उसके प्रोविंस में लोकेट करती हैं, ठीक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये वही है कि अब फेडरेशन, वो जो हम पीछे बात पढ़ कर आए, ये लिस्ट आपने पढ़ लेनी कि फेडरल के पास वो जो इख्तियार था, उसने कौन कौन से कानून बना रखे हैं, वो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेल टैक्स, ये सारी वही बातें यहाँ लिखी हुई नजर आएंगी। अच्छा देखिए, अब प्रोविंस यानी पंजाब की बात कर लें, हम पंजाब में बैठे हैं, तो पंजाब की गवर्नमेंट कहां से पैसे कमाएगी, वो लगाए सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है,
टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी? जो पंजाब में है, मैं प्लॉट खरीदूं, प्लॉट बेचूं, तो उस पे जो सीवीटी और जो बाकी के टैक्सेस लग रहे हैं वो किसको जा रहे हैं? वो पंजाब गवर्नमेंट को जा रहे हैं। हर सूबा अपने अपने उसके अंदर डीएचए बनवाए और वहां लोग प्लॉट खरीदें, प्लॉट बेचें, तो वहां से पैसे आया करेंगे। अच्छा जी, प्रोफेशनल टैक्स, ये जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ठीक है। टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेज, घरों पर कोई भी टैक्स लगाया जाए, छोटे घरों पर लगाया जाए, बड़ों पर लगाया जाए, उससे बड़ों पर लगाया जाए, तो जो इमूवेबल चीज़ों पर, जो प्रोविंस की इमूवेबल चीज़ें हैं उससे रिलेटेड प्रोविंस का इख्तियार है, वो यहाँ पर टैक्सेशन करे और इसको अपने रेवेन्यू में लेकर जाए। टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल, आपने देखा एक लंबे अरसे तक ये प्रॉब्लम चलती रही। लास्ट गवर्नमेंट में इसहाक डार साहब यानी नहीं शहबाज शरीफ ने पंजाब में ये 2 टैक्सेस लगा दिए थे। एक लग्जरी हाउसेस के ऊपर भी टैक्स लग गया था, बड़े घरों के ऊपर बड़ा एग्रेसिव टैक्स लग गया था, और गाड़ियों के ऊपर भी बड़ा हैवी टैक्स लग गया था। तो आपने देखा हुआ क्या, अगर आप इस वक्त रोड पर जाएं तो छोटी गाड़ियां 1000 सीसी तक की छोड़ दें, लग्जरी गाड़ियां जो 1800 सीसी 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियां थी, आप अगर रोड पर एक नज़र डालेंगे ना, तो लाहौर में आपको हर बड़ी गाड़ी लाहौर में रजिस्टर्ड नज़र नहीं आएगी, इस्लामाबाद में, क्योंकि हमें करीबी फिर इस्लामाबाद पड़ता था, क्योंकि हमने पंजाब में इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था हैवी, और बाकी प्रोविंसेस ने नहीं लगाया हुआ था। तो लोग क्या करते थे, वो अच्छा खासा फ़र्क था, तो लोग कहते थे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस्लामाबाद रजिस्टर करा लेते हैं गाड़ी, ठीक है। अब ये एक काम हमने किया और इस तरह टैक्सेशन करने की कोशिश की। ऐसे जो प्रोविंसेस हैं वो थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच इख्तियार करके अपने रेवेन्यूज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर दिया दोबारा इस गवर्नमेंट ने आके। अब आपको अब जो बिल्कुल थोड़ी नई गाड़ियां हैं, पिछले 1-1.5 साल की रजिस्टर्ड हैं, उसमें आपको नजर आएगा कि बड़ी गाड़ियां फिर दोबारा आपको लाहौर रजिस्टर्ड यानी पंजाब रजिस्टर्ड नजर आनी शुरू होंगी, क्योंकि अब फिर इन्होंने टैक्सेस इसके ऊपर थोड़े रिड्यूस कर दिए। अच्छा जी, प्रॉपर्टी टैक्स, ये वो जराए हैं जिनके जरिए से प्रोविंसेस जो हैं वो अपनी इनकम कमा सकते हैं और अपनी सारा काम चला सकते हैं। जी, वो बहुत सारे उसमें हिसाब थे, एरिया भी था, एरिया से ज़्यादा 2 कनाल और उससे बड़े घरों पर लगा दिया गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया गया था। नहीं, मटेरियल पे नहीं, एरिया पे है। अगर मतलब लाहौर में है, डीएचए में है, फुला में, वो हमारे पास एक जरिया होता है, डीसी रेट एक बने होते हैं, उनकी मदद से ये टैक्सेस लगाए जाते हैं। वो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज ऑलरेडी बने हुए होते हैं। पास पेपर पर आ जाएंगे। List the taxes which can be imposed by federal government. Briefly describe the duties of National Finance Commission. इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होनी, एग्जामिनर ने कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सवाल आना है, ठीक है। आप इस पेज को देखेंगे तो यही 2-3 बातें, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कौन कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं, इस पेज को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इस पेज को और रिवर्स में पढ़ना शुरू करेंगे आप हमेशा, जो करंट अटेम्प्ट्स हैं वहाँ से पहले चलेंगे। लाइक हमारे पास ये आ रही है जी आखिरी, लिस्ट 6 टाइप ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड विद इन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रोविंसेस, अभी जो हम पढ़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वापस चलेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि क्या बात डिस्कस हो रही है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, यहाँ से फर्दर आगे।